अनिल पद्मनाभन सर, कि इकोनॉमी की जो कह सकते हैं नीड ऑफ द आवर जो था कि अब यहाँ से हमें आगे बढ़ने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि यार कुछ ना भी करे तो भी 6% प्लस का ग्रोथ तो यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। अब हमें 2047 तक डेवलप इकोनॉमी बनना है तो हमें ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, 8% प्लस चाहिए कम से कम। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ करना है, ये सब मान रहे थे। तो ये जो किया गया, कई सारे ऐलान जो किए गए लाल किले से प्रधानमंत्री की तरफ से, आपको लगता है कि इकोनॉमी को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होंगे कि चुनौतियाँ अभी भी रहेंगी? सर आप म्यूट पे हैं, अनिल पद्मनाभन सर आप म्यूट पे हैं। अच्छा, मदद करेगा या नहीं ये तो लक्ष्मण जी आगे जाके हमें पता चलेगा, लेकिन अभी जो ये इसका जो महत्व है ये बाकी जो स्पीकर्स ने दोहराया, रेट्स का तो एक इम्पैक्ट होगा ही होगा, लेकिन जीएसटी आप भी खूब समझते हो। ये जिस तरीके से पिछले 8 साल में इसका जो एक आर्किटेक्चर में जो खामियां दिखी हमें, मतलब प्रोसेसेस में, ये टैक्स ऑफिशियल्स का ओवर रीच में, और आप वो पॉपकॉर्न का विवाद तो जानते ही हैं कि मतलब पॉपकॉर्न फ्लेवर होगा तो अलग रेट होगा, तो ये सब समस्याएं भी हैं। तो उम्मीद है कि ये जब रेट्स काटने का ही नहीं बट बाकी जो रेट, ये जो प्रोसेसेस है और जो खास करके जो मध्यम वर्ग के जो कंपनीज हैं उन वो तो जूझ रहे हैं ये रेगुलेशन के बोझ से। मेरे मेरा मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री ने इसका उदाहरण इसलिए दिया, एक कॉन्टेक्स्ट में दिया। आप एक पीछे हट के देखेंगे तो आप देखेंगे उनके जो भाषण था, मतलब हर साल वो एक थीम पकड़ते हैं। तो इस साल का थीम था जियोपॉलिटिक्स और उनका इम्पैक्ट हमारे भारत के आर्थिक स्थिति पर और सोशल स्थिति पर। तो उन्होंने क्या किया, जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से मतलब खराब हो रहा है दिन बर दिन, मतलब आज जो कल का दोस्त था अमेरिका फ्रेनवी हो गया, एनिमी तो एनिमी है ही। तो इन सब के प्रेशर पे भारत जूझ रहा है आज। और टैरिफ्स का तो उदाहरण बाकी स्पीकर्स ने भी दिया। तो उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स से अगर हमें अगर इसका सामना करना है तो एक ही तरीका है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो। अब उस आर्थिक स्थिति में एक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि आप ना किसी पे मेहरबान ना रहे। तो उन्होंने उदाहरण दिया सिंदूर का, कि ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल हुआ क्योंकि सारे डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी था। बाहर का होता तो वो सप्लाईज नहीं देते, अजीब करीब से प्रेशर डालते और ये हम कर नहीं पाते। तो उस उदाहरण देके उन्होंने कहा कि सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटेजिकली चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको अचीव करने के लिए भारत का जो प्लम्बिंग, मतलब जो इकोनॉमी का प्लम्बिंग है, जो स्पीड ऑफ ग्रोथ, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह है, बहुत उसमें बहुत 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 प्रॉब्लम है। आप जानते हो ये बाबूगिरी, बिजनेस प्रोसेसेस, क्रेडिट, मतलब अजीब अजीब वो पुरानी समस्याएं आज भी हैं। तो भारत में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, ये प्रधानमंत्री समझ गए। तभी उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स चाहिए, और इसलिए इन्होंने जीएसटी का उदाहरण दिया। जीएसटी आप सब जानते हो कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बहुत बढ़िया उदाहरण है। सब स्टेट्स ने अपना सॉवरेन टैक्स को पूल किया और उसके बल पर ये जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स का आइडिया बनाया। लेकिन मतलब रास्ते वो इंटेंशन वो था, लेकिन जो निकला नतीजा कुछ और ही था। लेकिन होपफुली अभी ये उस मसले का हल निकाल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, ये जीएसटी का उदाहरण आप ऐसे लीजिए कि ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बल पे ये हुआ। तो अगले जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है, आप कृषि लो, कुछ भी विषय में लो, इन्वेस्टमेंट, ये डिफेंस कॉरिडोर्स लो, सब में स्टेट्स की भागीदारी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री ने ये उदाहरण दिया ताकि आगे चल के सब साथ में मिल के चले। तो तभी 2047 का जो लक्ष्य है कि डेवलप्ड इकोनॉमी बने, तब जब भारत की पर कैपिटा इनकम $18,000 रहे, आज तो $2,700 है, तो 7 गुना अगर बढ़ाना है तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स मस्ट है। वही कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री की अभी कर सकते हैं, और अब 22 साल ही रहते हैं। तो एंड हमने काफी समय खो लिया है।
तो उम्मीद है कि अब ये तेज रफ्तार से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स स्टेट्स की भागीदारी से आगे हमें देखने को मिलेगा। तो जो आपने कहा वही बात है कि ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए ही प्रधानमंत्री ने बैठक भी बुलाई, 15 अगस्त को घोषणा की, उसके बाद अब बैठक बुलाई जिसमें सभी आर्थिक मंत्रालयों को सचिव शामिल थे, मंत्री शामिल थे, जो देश के नामी गिरामी अर्थशास्त्री हैं वो भी शामिल थे। अब से ये बैठक बुलाई गई ताकि रोड मैप यहाँ से दिया जा सके। तो आपने जो कहा पद्मनाभन साहब, दो चीज़ें कि जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें थी, पेचीदगियाँ थी, उसको दूर करने की ज़रूरत थी। तो जो जीएसटी रिफॉर्म में हम लोग तो फोकस कर रहे हैं वैसे कि टैक्स रेट कम किया गया करने की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो क्लासिफिकेशन के इशू थे वो सारे भी खत्म किए जाएंगे। ये इसमें रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दूसरा जो आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी अभी भी बहुत सारी चीज़ों में अड़चन रहती है, तो उसमें एक टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा, वो टास्क फोर्स इसका रोड मैप तैयार करेगी। मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं तो पद्मनाभन साहब, चूंकि आपने दशकों से पूरे इकोनॉमिक पॉलिसी को देखा है, तो आपके हिसाब से इस टास्क फोर्स का जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए बनाया गया है, सबसे कह सकते हैं प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उसकी? प्राथमिकता है कि टाइमलाइन होना चाहिए ये टास्क फोर्स के रिकमेंडेशंस का। पहली बात तो ये है। दूसरा, एक पॉलिटिकल हिम्मत दिखाना पड़ेगा ये हमारे एनडीए सरकार को कि बिकॉज इसमें सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज हैं। आप तो विपक्ष का चाल समझते ही हो, वो हर मुद्दे पे मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, सर हो, जीएसटी हो, तो वो तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। तो पहला है कि इसको एक टाइमलाइन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि 3-3 साल, मतलब आप 3 साल का रखिए, लेकिन 2-3 महीने में छोटे छोटे जो रिफॉर्म है वो करना ही चाहिए, वो रोल आउट करो। ये जो मैं आपने जो बोला कि बिजनेस प्रोसेसेस वगैरह जो हैं, ये जो अड़चन है इनको तो हटाइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाइए। आज भारत में बिजनेस करना इतना मुश्किल है, आप सुब्रमण्यम साहब से पूछ लीजिए कितना मुश्किल है आज। अगर अपना जीएसटी रिटर्न, टैक्स रिटर्न कुछ भी करिए, इतनी स्क्रूटनी होती है, और मतलब एक टैक्स टेररिज्म की तरफ भी जा रहा है। तो ये मसले हल रिफॉर्म स्टेट्स का नहीं चाहिए इसमें, तो ये तो सेंटर ही कर सकता है। तो मुझे लगता है कि पहला है एक टाइमलाइन रखो, दूसरा एक मतलब फाइनाइट टाइमलाइन रखो। तो ये 3 महीने में ये करेंगे, 6 महीने में ये करेंगे, बिकॉज टाइम नहीं है और इस सरकार के पास भी अगले 3.5 साल ही है।